हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं हर सैटरडे आप सभी लोगों के लिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की मास्टर क्लास के अंदर एक एक क्लास लेकर आऊंगा हर सैटरडे को। तो वही प्रॉमिस को मैं कंप्लीट करने के लिए आज सेकंड क्लास लेकर आया हूं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की मास्टर क्लास के अंदर। और आज की सेकंड क्लास में हम मेनली दो टर्मिनोलॉजीज के ऊपर डिस्कस करेंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो कि हमें पता होनी चाहिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को ट्रेड करने से पहले। और वो टर्मिनोलॉजीज जो है वो है कॉन्ट्रैक्ट और लॉट साइज। आज की सेकंड क्लास का जो मेनली फोकस है वो इन दो टर्मिनोलॉजीज के ऊपर है और इन दो टर्मिनोलॉजीज को ही हम आज की सेकंड क्लास में डिटेल में समझेंगे, ताकि जब आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को ट्रेड करने जाओ तो आप लोगों को इन दोनों टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की मास्टर क्लास की आज की सेकंड क्लास को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, लॉट साइज के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात शुरू करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर? तो इक्विटी मार्केट में जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी हम इक्विटी मार्केट में किसी भी सिक्योरिटी को ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने रिलायंस कंपनी की सिक्योरिटी को बाय या सेल करा या फिर मैंने टाटा कंपनी की सिक्योरिटी को बाय या सेल करा, तो जब भी हम बेसिकली इक्विटी मार्केट के अंदर किसी भी सिक्योरिटी को ट्रेड करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हम स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं या फिर हम शेयर ट्रेड कर रहे हैं। तो बेसिकली जब इक्विटी मार्केट के अंदर किसी सिक्योरिटी को ट्रेड किया जाता है तो उसको स्टॉक ट्रेडिंग बोला जाता है, शेयर ट्रेडिंग बोला जाता है। सेम उसी तरीके से जब हम डेरिवेटिव मार्केट के अंदर किसी सिक्योरिटी को ट्रेड करते हैं तो हम ये नहीं बोलते कि हम स्टॉक के अंदर ट्रेड कर रहे हैं या शेयर के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, हम ये बोलते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब और कुछ नहीं है, जिस तरीके से इक्विटी मार्केट में ट्रेड होने वाली सिक्योरिटीज को स्टॉक्स बोला जाता है, उसी तरीके से डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेड होने वाली सिक्योरिटीज को, इंस्ट्रूमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड कर रहे हैं। हम रिलायंस की कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड कर रहे हैं या फिर हम टाटा के कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड कर रहे हैं या फिर हम निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड कर रहे हैं या बैंक निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव मार्केट के अंदर, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल सा इतना ही मतलब है कि डेरिवेटिव मार्केट के अंदर जिन इंस्ट्रूमेंट्स को, जिन सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है उनको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स के अंदर। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं? तो अगर हम टाइम पीरियड के बेसिस पे देखें तो टाइम पीरियड के बेसिस पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है वीकली कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है मंथली कॉन्ट्रैक्ट। अब मंथली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी हमारी तीन कैटेगरीज आ जाती हैं। एक होती है करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट, एक होती है नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट और एक होती है फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट। अब करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ और फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं इसको हम समझते हैं डिटेल में। तो करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ और फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, अगर मैं इसको आप लोगों को सिंपल भाषा में समझाऊं तो करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जब हम ट्रेड कर रहे हैं उस वक्त जो महीना चल रहा है, जैसे कि अभी अगर हम ट्रेड करें तो अभी जो महीना चल रहा है वो अगस्त का महीना चल रहा है, तो अगस्त का महीना जो होगा वो होगा हमारा करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट। अब अगस्त के बाद यानी कि सितंबर का जो महीना होगा वो होगा हमारा नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट, और सितंबर के बाद यानी कि अक्टूबर का जो महीना होगा वो होगा हमारा फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट। अब मार्केट के अंदर एक टाइम पे हमेशा 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट ओपन रहेंगे ही रहेंगे। अब मान लो कि अगस्त का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो गया, तो जैसे ही अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो फार मंथ का जो नेक्स्ट मंथ होगा यानी कि नवंबर का जो महीना है उसका कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाएगा। और जब नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाएगा और अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो फिर जो नए करंट, नेक्स्ट और फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो कौन से होंगे? अब जो नया करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट होगा वो होगा सितंबर का, क्योंकि अगस्त का महीना खत्म हो गया, सितंबर का स्टार्ट हो गया। तो प्रेजेंट मंथ कौन सा है? सितंबर। तो सितंबर का महीना फिर हो जाएगा हमारा करंट मंथ, अक्टूबर का महीना हो जाएगा हमारा नेक्स्ट मंथ और नवंबर का महीना हो जाएगा हमारा फार मंथ। तो इस तरीके से हमेशा मार्केट के अंदर 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल रहते ही रहते हैं, ओपन रहते ही रहते हैं, और आप इन तीनों में से किसी भी महीने के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। भले ही अभी अगस्त का महीना चल रहा है लेकिन अगस्त के महीने में रहते हुए भी आप अगस्त के महीने में तो ट्रेड कर ही सकते हो, साथ ही साथ आप सितंबर के मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में भी ट्रेड कर सकते हो और अक्टूबर के मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में भी ट्रेड कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब अगर हम वीकली कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वीकली कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिंपल सा मतलब हो गया कि वीकली कॉन्ट्रैक्ट हमारे एक हफ्ते के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब एक हफ्ते का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे हम वीकली कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। सिंपल, जैसे मंथली कॉन्ट्रैक्ट के केस में 1 महीने के कॉन्ट्रैक्ट को हम मंथली कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, सेम उसी तरीके से वीकली कॉन्ट्रैक्ट को हम, एक हफ्ते के कॉन्ट्रैक्ट को हम वीकली कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ करंट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में ही ओपन दिखेंगे। आप लोगों को कभी भी नेक्स्ट मंथ या फिर फार मंथ के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल नहीं दिखेंगे। अब जैसे कि अभी अगस्त का महीना चल रहा है तो अगर आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाके चेक करोगे तो आप लोगों को अगस्त के महीने के अंदर 4 वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन दिखेंगे, क्योंकि एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं।
लेकिन सितंबर और अक्टूबर यानी कि नेक्स्ट और फार मंथ के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप लोगों को कोई भी वीकली कॉन्ट्रैक्ट ओपन नहीं दिखेगा, सिर्फ मंथली कॉन्ट्रैक्ट ओपन दिखेगा। तो इसलिए वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अवेलेबल होते हैं, नेक्स्ट मंथ या फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अवेलेबल नहीं होते, ओपन नहीं होते। अब ये तो बात हुई सारी की सारी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर की डेरिवेटिव्स मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है और कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके के होते हैं। अब हम बात करते हैं अपने दूसरी टर्मिनोलॉजी के बारे में जो कि है लॉट साइज। लॉट साइज क्या होता है डेरिवेटिव मार्केट के अंदर? तो लॉट साइज को अगर मैं आप लोगों को सिंपल भाषा में समझाऊं तो लॉट साइज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ क्वांटिटीज, बहुत सारी क्वांटिटी का ग्रुप, जिसको कि हम बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में लॉट साइज। अब इक्विटी मार्केट के अंदर क्या होता है? इक्विटी मार्केट के अंदर अगर आप लोगों को कोई भी सिक्योरिटी को ट्रेड करना है तो आप लोग सिंपली उस सिक्योरिटी की एक क्वांटिटी भी ट्रेड कर सकते हो, दो भी ट्रेड कर सकते हो, 10 भी ट्रेड कर सकते हो, 50 भी ट्रेड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर बजट। लेकिन जब हम बात करते हैं डेरिवेटिव मार्केट की, तो डेरिवेटिव मार्केट में अगर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करते हो तो आप लोगों को हमेशा लॉट में ही ट्रेड करना पड़ेगा। आप अपने अकॉर्डिंग एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी ऐसे ट्रेड नहीं कर सकते। आप जिस भी सिक्योरिटी को ट्रेड करना चाहते हो उस सिक्योरिटी का जो भी लॉट साइज है और उस लॉट साइज के अंदर जितनी भी क्वांटिटी है, आप लोगों को कम से कम उतनी क्वांटिटी तो ट्रेड करनी ही पड़ेगी, उससे कम आप ट्रेड कर ही नहीं सकते। और अगर मैं ज्यादा की भी बात करूं तो ज्यादा भी आप लोग उसके मल्टीपल में ही ट्रेड कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कितनी भी ज्यादा नहीं ट्रेड कर सकते, आप उसके मल्टीपल में ही ट्रेड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर किसी सिक्योरिटी का जो लॉट साइज है उसके अंदर 20 क्वांटिटी है तो आप लोगों को उस सिक्योरिटी को ट्रेड करने के लिए उसका एक लॉट यानी कि उसकी 20 क्वांटिटी तो ट्रेड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं ज्यादा की बात करूं तो ऐसा नहीं कि आप अपने अकॉर्डिंग उसकी 25 क्वांटिटी ट्रेड कर दो या 35 क्वांटिटी ट्रेड कर दो, ऐसा नहीं है। आप लोगों को 20 के मल्टीपल में ही ट्रेड करना पड़ेगा, यानी कि आप 20 कर सकते हो कम से कम, उससे ज्यादा 40, फिर 60, फिर 80, फिर 100, मतलब 20-20 के मल्टीपल में आप ट्रेड कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कोई भी क्वांटिटी ट्रेड नहीं कर सकते। तो इस तरीके से डेरिवेटिव मार्केट के अंदर ट्रेडिंग होती है लॉट साइज के अंदर। अब ये जो लॉट साइज होता है, इस लॉट साइज की क्वांटिटी को कैसे डिसाइड किया जाता है? तो सेबी का एक रूल ये बोलता है कि किसी भी सिक्योरिटी के लॉट साइज की जो वैल्यू है, अब लॉट साइज की वैल्यू का मतलब हो गया कि जिस भी सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का मान लो कि करंट प्राइस जो चल रहा है, मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 45,000 चल रहा है और बैंक निफ्टी के लॉट साइज के अंदर जो क्वांटिटी अभी के टाइम पर है वो है 15। तो 45,000 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारी आती है 6,75,000। तो ये होती है 6,75,000 जो है, ये है बैंक निफ्टी के एक लॉट साइज की वैल्यू। तो इसी वैल्यू की बात करी गई है कि सेबी का रूल ये बोलता है कि ये जो लॉट साइज की वैल्यू होती है ये किसी भी सिक्योरिटी की 5 लाख के आसपास होनी चाहिए, ना तो 5 लाख से बहुत ज्यादा होनी चाहिए और ना ही 5 लाख से बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए, 5 लाख के आसपास होनी चाहिए। तो इसी 5 लाख की वैल्यू के अकॉर्डिंग हर एक सिक्योरिटी की लॉट साइज की जो क्वांटिटी होती है उसको निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई सिक्योरिटी है ए जिसका प्राइस चल रहा है, करंट प्राइस जो चल रहा है, मार्केट प्राइस वो चल रहा है 1,000 रुपए। अब उस सिक्योरिटी की जो लॉट साइज की वैल्यू होनी चाहिए सेबी के रूल के अकॉर्डिंग वो 5 लाख के आसपास होनी चाहिए। अब 5 लाख रुपए उसकी वैल्यू होनी चाहिए अगर लॉट साइज की, तो अगर हम 5 लाख रुपए को उस ए सिक्योरिटी के करंट प्राइस से डिवाइड करते हैं तो हमारे सामने जो लॉट साइज की क्वांटिटी निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 500। मतलब ए सिक्योरिटी के लॉट साइज के अंदर जो क्वांटिटी होगी वो होगी 500, क्योंकि जब हम 500 क्वांटिटी को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉट साइज की वैल्यू 5 लाख के आसपास आएगी। तो इस तरीके से हमारी लॉट साइज की जो क्वांटिटीज होती है वो कैलकुलेट की जाती है। अब ये जो लॉट साइज के अंदर जो क्वांटिटी होती है ये हर एक स्टॉक्स की और हर एक इंडेक्स की अलग अलग होती है, सेम नहीं होती है। अब सिक्योरिटी के जो प्राइसेस होते हैं वो एक जगह के ऊपर स्टिक तो रहते नहीं है, चेंज होते रहते हैं, कभी बढ़ भी जाता है कभी गिर भी जाता है। तो ये प्राइस के फ्लक्चुएशन की वजह से जब लॉट साइज की वैल्यू 5 लाख से बहुत ज्यादा या तो बढ़ जाती है या बहुत ज्यादा गिर जाती है तो सेबी जो होता है, जो एक्सचेंज होता है, वो सिक्योरिटीज की लॉट साइज की क्वांटिटी के अंदर चेंजेस कर देता है ताकि लॉट साइज की जो वैल्यू है वो 5 लाख के आसपास ही रहे, बहुत ज्यादा ना हो और ना ही बहुत कम। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि लॉट साइज की जो वैल्यू निकल कर आती है किसी भी सिक्योरिटी की, क्या हमें उतनी पेमेंट करने की जरूरत होती है डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करने के लिए? तो ऐसा नहीं है। जितनी लॉट साइज की वैल्यू निकल कर आती है उतनी अमाउंट आपको पे करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को डेरिवेटिव मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए कभी भी लॉट साइज की वैल्यू के बराबर की अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं होती। आप लोगों को हमेशा लॉट साइज की वैल्यू से कम अमाउंट पे करनी पड़ती है, जिसको कि हम मार्जिन बोलते हैं, कि हम एक मार्जिन पे कर रहे हैं, एक स्मॉल अमाउंट पे कर रहे हैं डेरिवेटिव मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए। और यही खूबसूरती है डेरिवेटिव मार्केट के अंदर, और इसी वजह से डेरिवेटिव मार्केट में लोग ज्यादा ट्रेड करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि कम पैसों में लोग डेरिवेटिव मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि इक्विटी मार्केट के अंदर अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको कंप्लीट पेमेंट करनी है, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट के अंदर आप कुछ पेमेंट एज अ मार्जिन करके आप मार्केट के अंदर, डेरिवेटिव मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हो बहुत इजीली। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मार्जिन क्या होता है। तो मार्जिन, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बोला, डेरिवेटिव मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए जो हम अमाउंट पे करते हैं, जो कि
जनरली लॉट साइज की जो वैल्यू होती है उससे कम ही होती है। तो जो अमाउंट डेरिवेटिव मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए पे की जाती है उसको हम मार्जिन बोलते हैं। अब ये जो मार्जिन अमाउंट होती है जो कि हम पे करते हैं डेरिवेटिव मार्केट के अंदर किसी भी सिक्योरिटी को ट्रेड करने के लिए, ये हर एक सिक्योरिटी का अलग अलग होता है। अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो हर एक स्टॉक्स को डेरिवेटिव मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए हमें अलग मार्जिन अमाउंट पे करनी पड़ेगी। इंडेक्स की बात करूं तो डेरिवेटिव मार्केट में हर एक इंडेक्स को ट्रेड करने के लिए भी हमें अलग अमाउंट पे करनी पड़ेगी एज अ मार्जिन। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि डेरिवेटिव मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए हर सिक्योरिटी का जो मार्जिन है वो इक्वल है, सेम है। कभी भी डेरिवेटिव मार्केट के अंदर किसी भी सिक्योरिटी की जो मार्जिन अमाउंट होती है वो सेम नहीं होती, अलग अलग ही होती है। तो इसी के साथ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की मास्टर क्लास की आज की सेकंड क्लास को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप सभी लोगों को कॉन्ट्रैक्ट और लॉट साइज की जो टर्मिनोलॉजी है वो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और आई होप कि आप लोगों को आज के बाद कॉन्ट्रैक्ट और लॉट साइज को लेकर कोई भी डाउट नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी कोई भी डाउट होता है इन दो पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज को लेकर, तो आप हमें बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की डिटेल्ड इन डेप्थ नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की मास्टर क्लास की जितनी भी क्लासेस अपलोड हों उन सभी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।